Good afternoon, my dear students. Welcome on Knowledge Nations. This is हेमंत. मैं यहाँ पर आपको फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ. चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहले तो मैं सबको एक बात कहना चाहूँगा कि जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जल्दी वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और अगर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है या किसी भी चीज़ की आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप जो भी प्रॉब्लम है उसको आप कमेंट में डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट में आप डाल सकते हैं. और जितना हो सके इतना उसको शेयर कीजिए. देखिए जितना शेयर करेंगे उतना ही लोगों के पास, जितना जी शेयर करेंगे उतना ही बच्चों के पास ये हमारे और जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये वीडियो जा पाएगी. चलिए ज़्यादा इस वक्त ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ. देखिए प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको क्या बता चुका था. प्रीवियस क्लास जो मेरी फर्स्ट क्लास थी, पार्ट 1 था इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स का, उस क्लास में मैंने अभी तक आपको क्या बताया था. उस क्लास में मैंने आपको साइंस की डेफिनेशंस बताई थी और इनफैक्ट मैंने उस क्लास में आपको बताया था कि फिज़िक्स क्या होती है और क्या अप्रोच रखना होगा हमें फ़िज़िक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि किस तरीके से हमें फ़िज़िक्स को समझना पड़ेगा, कि कैसे हम फ़िज़िक्स को एक बाहरी वर्ल्ड के साथ जोड़ सकते हैं. बच्चों जब तक फ़िज़िक्स को आप एक बाहरी वर्ल्ड के साथ जोड़ कर नहीं समझेंगे तब तक आपको इस सब्जेक्ट के साथ मज़ा नहीं आएगा. या यूँ कहूँ कि आप कहेंगे कि या तो ये सब्जेक्ट आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा या आप इस सब्जेक्ट को सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे. और मैं तो ये कहूँगा कि मैं या हम उस सब्जेक्ट को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे. जब तक मेरे को ये नहीं पता होगा कि एक बॉल है, उसको मैंने थ्रो किया और वो टकरा के वापस मेरे पास आ गई, तो क्यों, किस वजह से, कौन सा नेचर का लॉ इसमें काम करता है, क्या कारण है इस चीज़ का. तो बच्चों जब भी किसी बॉल को आप दीवार पे टकराते हैं वो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वापस आ जाती है. दैट फॉर एवरी एक्शंस देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. क्यों कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है, ये सभी नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना जो है वो फिज़िक्स में ही रीड आउट किए जाते हैं और फिज़िक्स में ही वो पढ़े जाते हैं. चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा साइंस. तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, साइंस के बारे में मैं बता चुका था कि किसी भी चीज़ की पढ़ाई एक सिस्टमेटिक वे में साइंस कहलाती है. पढ़ाई का मतलब अंडरस्टैंड करना, टू नोइंग एवरीथिंग बाय डूइंग एन एक्सपेरिमेंट और बाय ऑब्जर्विंग दैट थिंग्स इज नोन एज एन साइंस. डिटेल्ड स्टडी किसी भी चीज़ की एक्सपेरिमेंट से और उसको अच्छे से ऑब्जर्व और एक मेथड से, जिसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं, उसे ही साइंस कहते हैं. उसके बाद हमारा आया था कि इस वर्ल्ड के अंदर दो ही तरह की चीज़ें हैं, लिविंग और नॉन लिविंग. कहते हैं कि लिविंग में जिस चीज़ की भी, जिस भी लिविंग सब्सटेंस की जब हम स्टडी करते हैं या लिविंग बींग्स की स्टडी करते हैं तो उस चीज़ की स्टडी को हम बायोलॉजी में डिस्क्राइब करते हैं, विच इज़ ऑल्सो एन अ पार्ट ऑफ साइंस. जब हम नॉन लिविंग मटेरियल के बारे में सोचते हैं और उनकी स्टडी करते हैं तो उनकी भी पढ़ाई हमारी किस में आ जाती है, साइंस में आ जाती है. For example, physics, for example, chemistry, for example, geology, for example, geography, all that are come in a science. Okay, I hope previous class की चीज़ें हो गई होंगी. तो now मैं थोड़ा सा डिस्कशन जो है वो साइंटिफिक मेथड के ऊपर भी करना चाहूँगा. मैंने कहा था एक प्रॉपर मेथड होता है किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने का. इस मेथड में बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप्स क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप्स कहता है कि आप आस्क क्वेश्चंस. आप बेसिकली क्वेश्चंस पूछेंगे, आपके दिमाग में, आपके मन में क्वेश्चंस आएगा. कोई भी आप एक न्यू चीज़ देखते हैं, कोई भी न्यू थिंग्स आप कोई देखते हैं तो उस न्यू थिंग्स को आप देखते ही आपके दिमाग में क्वेश्चंस आता है, व्हाट इज दिस. उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप उसको ऑब्जर्व करते हैं. आप उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. सबसे पहले आप उसको देखते हैं, फिर उसके बाद आप उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस तरह का है. क्या वो अंडे के तरह का है, क्या उसके 4 पैर हैं, क्या उसके 2 पैर हैं, क्या वो पैरों पे खड़ा हो सकता है, क्या किस स्पीसीज में वो आता है. कोई भी चीज़, एक नई थिंग्स आप देखते हैं, क्या वो लिविंग है, क्या वो नॉन लिविंग है. उसके बाद आप अपनी हाइपोथेसिस से आप बेसिकली उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं. मतलब अपने हिसाब से आप उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप उसके ऊपर अपने हिसाब से आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं.
एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप देखते हैं कि वो चीज़ें कैसी हैं, उनका उन एक्सपेरिमेंट्स के रिगार्डिंग कैसा बिहेवियर है। उसके बाद आप फोर्थ थिंग्स उसमें करते हैं, फोर्थ स्टेप में आप क्या करते हैं, जो इन एक्सपेरिमेंट से जो आपके पास डाटा आता है उसको आप कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं, जो डाटा आता है उसको आप एनालाइज करते हैं। इन द एंड उन एनालिसिस से आप लास्ट में एक कंक्लूजन्स निकाल देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, कोई भी नई चीज़ देखी तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन हुआ, क्या आया, क्वेश्चन आएगा दैट व्हाट इज दिस। फिर उसके बाद आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको ऑब्जर्व करने के बाद आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद आप उस डाटा को एनालाइज करेंगे, जो एक्सपेरिमेंट से वो आपके पास डाटा आएंगे और उसके बाद फिर आप कंक्लूजन्स करेंगे। तो जैसे कि कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ की, जैसे कि यहाँ पे 2 पर्सन ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ये 2 पर्सन मैंने ले लिए हैं, ठीक है। एक को मैं कहूँगा कि एक तो हमारा जो एक स्पोर्ट्समैन है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, और एक हमारा नॉर्मल इंसान है। जो स्पोर्ट्स पर्सन है मोस्टली वो गांव का या नेचुरल इन्वायरमेंट में, जैसे कि मोस्टली जैसे कि एक स्पोर्ट्स पर्सन है और एक नॉर्मल इंसान है जो कि सिंपल है। तो इन दोनों में जब हम देखेंगे तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा दैट कि इनमें क्या डिफरेंस होना चाहिए, क्या डिफरेंस होगा। शरीर का डिफरेंस होगा, बिल्कुल, फिजिकली दोनों अलग अलग होंगे। जो स्पोर्ट्स पर्सन होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो सबसे पहले ही हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। अभी हमें नहीं पता कि ये स्पोर्ट्स पर्सन है, हमें ये पता है कि चलो नाम लिख दिया है कि ये कोई गेम अच्छे से खेलता है, ये नॉर्मल लाइफ जीता है, ये गेम में अच्छे से ध्यान देता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि अगर ये गेम खेलता है और ये नॉर्मल लाइफ जीता है तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपने पूछा ना, आस्क क्वेश्चंस, कि इन दोनों की स्टडी अगर मैं साइंटिफिक मेथड के हिसाब से करूं तो पहले मैं देखूंगा कि इनके बारे में क्वेश्चंस पुट करूंगा कि क्या डिफरेंस है। उसके बाद मैं इनको ऑब्जर्व करूंगा क्या कि ये क्या क्या करते हैं। जैसे कि ये गेम खेलता है और ये नॉर्मल लाइफ चलता है, ये नॉर्मल लाइफ के हिसाब से चलता है। तो ये गेम खेलता है, अच्छे से भागता है, एक्सरसाइज करता है, ये सुबह उठता है, जस्ट नॉर्मल जॉब पे जाता है, फिर आ जाता है। फिर उसके बाद हम इन दोनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसको हम भगाते हैं, ये ज़्यादा भाग पाता है, ये कम भाग पाता है। डाटा आया हमारे पास कि पहले हमने क्या करा, उनको रन किया, फिर हम क्या करेंगे, उनको वेट लिफ्टिंग में डाल देंगे, फिर क्या करेंगे, हम इनको डाइट पे भी देख देंगे कि वो खाते कितना है, क्या कितना कम खाते हैं, कितना किसको लगता है, कितना किसको नहीं लगता है। इन चीज़ के हिसाब से, इन क्राइटेरिया के हिसाब से मैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँगा और एक्सपेरिमेंट करने के पास मेरे पास जो डाटा आएगा उन डाटा को मैं क्या करूँगा, एनालाइज करूँगा। और एनालाइज करने के बाद इन द एंड कंक्लूजन्स क्या निकाल दूंगा कि जो पर्सन खेलता है, भागता है या अच्छे से एक्सरसाइज करता है वो शारीरिक और मानसिक तौर पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये इन द एंड में कंक्लूजन लिख दूंगा। तो किसी भी चीज़ की, इस चीज़ की पढ़ाई जो सिस्टमेटिक वे में रहेगी वही आपकी क्या कहलाएगी, साइंटिफिक मेथड कहलाएंगे। आई होप इस बात आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि साइंटिफिक मेथड किस तरीके से होते हैं, किसी भी चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट टाइम अब मैं करता हूँ इसके आगे, ठीक है। साइंटिफिक मेथड बच्चों, फिजिक्स को समझने के लिए आपको 2 बातें अंडरस्टैंड करनी जरूरी है। फिजिक्स के अंदर 2 प्रिंसिपल्स बेसिकली अंडरस्टैंड करने, प्रिंसिपल नहीं कहूँगा, 2 बातें हैं। फर्स्ट इज यूनिफिकेशन एंड सेकंड इज रिडक्शनिज्म। फर्स्ट इज यूनिफिकेशन, सेकंड इज रिडक्शनिज्म। What is unifications and what is reductionisms? बच्चों यूनिफिकेशंस अगर हम देखें तो यूनिफिकेशंस का मतलब होता है इकट्ठा करके रखना, मतलब यूनिफाइड करके रखना, मतलब बांधे रखना। देखिए फिजिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से पहले ही कह चुका हूं दैट फिजिक्स इज एन अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। हमें पता है कि नेचर में जब हम देखें तो बहुत बड़ी है नेचर, और नेचुरल फिनोमिना को देखेंगे तो बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो उन्हीं चीज़ को जो स्टडी है कि भाई इतने हैं तो उनको इतने वे में कैसे स्टडी किए, तो उनको पढ़ने के लिए बेसिकली उन वॉस्ट क्राइटेरिया को पढ़ने के लिए जब हम उन वॉस्ट क्राइटेरिया को कुछ
लॉज में डिस्क्राइब करके रख देते हैं, उन लॉज में बांध के रख देते हैं, उसे ही यूनिफिकेशन कहते हैं। यूनिफिकेशन सीधी साधी मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा चीज़ को कम करके एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ों के पढ़ना। और रिडक्शनिज्म्स का आपका मतलब होता है कि कोई भी इतनी चीज़ है उसको डीप करके अच्छे से पार्टिकल लेवल पर पढ़ना। अंडरस्टैंड? जैसे कि दो बातें यहाँ पे आती हैं, जैसे कि अर्थ है, अर्थ के ऊपर हमेशा फोर्स लगती है, एंड दिस इज न फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड थिंग्स, अर्थ है, जो अर्थ हमेशा फोर्स लगाती है, अर्थ के ऊपर हर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सेकेंड थिंग्स, जो भी हमारा सोलर सिस्टम होता है, उस सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, वो सभी के सभी प्लैनेट्स जो होंगे वो एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर, एक दूसरे के साथ नहीं कहूँगा, जितने भी प्लैनेट्स होंगे उनकी एक पर्टिकुलर स्पीड होगी, वो एक पर्टिकुलर वे में मूव कर रहे होंगे। अर्थ सन के अराउंड मूव कर रहा होगा, मार्स कर रही होगी, मार्स जो होता है मून के अराउंड कर रहा होगा, सॉरी मार्स सन के अराउंड कर रहा होगा, ऐसे ही मून जो है अर्थ के अराउंड मूव या रिवॉल्व कर रही होगी। तो इसी मूवमेंट को बेसिकली हम, इतनी सारी बातें हैं कि अर्थ भी, सन भी, ये सारी चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं, अर्थ वो कर रही है, तो ये सारी बातें एक लॉ के अंदर ही डिस्क्राइब कर देना। एंड दिस वन इज दैट लॉ इज नोन एज ना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि ग्रेविटेशंस के लॉ में ही कर देना। मतलब कुछ एक लॉ होते हैं, जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ, जैसे कि हम दो चीज़ें करते हैं, जैसे कि मोमेंटम का लॉ जो होता है आपका कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ। मतलब इन लॉ के अकॉर्डिंग्स बेसिकली कि हम किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि फोर्स का जितना भी लॉ है कि किसी चीज़ को हमने हमने किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाई तो वो मूव करेगी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग से, ठीक है ना। सेकेंड थिंग्स क्या है कि हम किसी भी चीज़ को थ्रो करते हैं, वो टकरा के वापस आती है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब कोई भी चीज़, इतनी सारी बातें हम एक पर्टिकुलर कुछ एक लॉज में ही डिस्क्राइब कर देते हैं। दिस इज यूनिफिकेशंस। यूनिफिकेशंस का जस्ट सिंपल सादा मीनिंग होता है कि भाई हर बड़े क्राइटेरिया को कुछ एक लॉज में बांध के रख देना। उसके बाद आता है हमारा रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म से बेसिकली क्या होता है? रिडक्शनिज्म से सबसे पहले, जैसे कि अगर मैं कहूँ तो इसमें से हमने कहा कि कुछ एक लॉ में ही डिस्क्राइब कर देना, किसको? साइंस को। किसको? बेसिकली कुछ एक लॉ में ही डिस्क्राइब कर देना बहुत बड़े फिजिक्स के वास्ट नेचर को। और इसने इसमें कहा है कि जब एक पर्टिकुलर चीज़ होती है उसको जब हम डीप जाके एक पर्टिकुलर लेवल पे या सेपरेट आउट करके पढ़ते हैं, दिस इज नॉन एज एन रिडक्शनिज्म। तो इसको एक वर्ड भी देना चाहूँगा, दिस इज सेपरेशंस। For example, study of thermodynamics. Thermodynamics, study of thermodynamics. What is thermodynamics? The study of gaseous particles. फिजिक्स की वो ब्रांच जो गैसेस पार्टिकल्स की स्टडी करती है। फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ है, ठीक है ना, जब हम इसको पार्टिकल लेवल पर स्टडी करेंगे ना, कि ये एक सपोज करो कोई भी वुड है या कोई भी मेटल है या समथिंग कुछ भी है, जब मैं इसको जूम करके अच्छे से स्टडी करूँगा, दिस इज नॉन एज एन रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म मीन्स सेपरेशन करके एक इंडिविजुअली अगर मैं इसके पार्टिकल को स्टडी करूँगा, दिस इज नॉन एज एन रिडक्शनिज्म। आई होप प्रिंसिपल ऑफ थ्रस्ट आपको समझ में आया होगा। यही दो बातें आपके प्रिंसिपल ऑफ थ्रस्ट के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा स्कोप। फिजिक्स की डेफिनेशन बता चुका हूँ कि इसको किस तरीके से देखना और कौन से दो चीज़ें हैं या कौन सी दो बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, आप कोई भी चीज़ अगर फिजिक्स में आप आगे कुछ भी चीज़ पढ़ेंगे ना, या तो आप यूनिफिकेशंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे या तो आप रिडक्शनिज्म्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यूनिफिकेशंस के अकॉर्डिंग कैसे होगा, रिडक्शनिज्म्स के अकॉर्डिंग कैसे होगा। जैसे कि कोई भी चीज़ होगी, अगर मेरे को सपोज करो ये है, ठीक है ना, अगर मेरे को इसको स्टडी करना है कि इसके यहाँ पे फोर्स लगाऊँ, यहाँ पे फोर्स लगाऊँ, कैसे कैसे है, अगर इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को पढ़ना है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, तो मैं इसको इसके पार्टिकल्स के हिसाब से ही स्टडी करूंगा। इसको जूम करके करूंगा कि dx में कितना, छोटे से छोटे पार्ट में कितना है, ये कितना है। तो ये इसी वे में है
कि भाई कैसे किस तरीके से पढ़ना है। रिडक्शनिज्म से क्या होता है एंड यूनिफिकेशंस क्या होता है। रिडक्शनिज्म किसी भी चीज़ को डीप करके पार्टिकल्स लेवल पे इंडिविजुअल से स्टडी करना होता है, लेकिन वो एक चीज़ होनी चाहिए। यूनिफिकेशंस जो हमारे नेचर के अंदर बहुत बड़ी चीज़ है, जितनी भी चीज़ें होती हैं फिजिकल, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पतंग का उड़ना हो गया, जैसे कि बॉल का किक मारना हो गया, जैसे कि क्रिकेट खेलना हो गया, इन सभी चीज़ों की स्टडी बेसिकली कुछ लॉ के अंदर ही कर दी जाती है। जैसे कि हम चलते हैं, हम किस वजह से चल पाते हैं, इन सभी चीज़ों की स्टडी एक लॉ के हिसाब से कुछ लॉ के अंदर ही सीमित कर दी जाती है। दिस इज नॉन एज एन यूनिफिकेशन। अंडरस्टैंड बच्चों? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स, कि भाई फिजिक्स के क्या क्या स्कोप हैं। फिजिक्स के स्कोप किस में, किस तरीके से, कैसे और किस हिसाब से स्कोप। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिजिक्स की स्टडी किस तरीके से कैसे हुई। बेसिकली आपको एक वर्ड तो मैं समझा चुका हूँ दैट फिजिक्स क्या होता है। इस वर्ड को भी आगे फर्दर डिस्क्राइब कर दिया, जैसे कि यूनिफिकेशंस के हिसाब से डिस्क्राइब किया, यूनिफिकेशंस, रिडक्शनिज्म, इसी तरीके से इस वर्ड को भी इन्हीं दो चीज़ों में डिस्क्राइब कर दिया। जैसे कि एक वर्ड तो आ गया क्लासिकल, एक आ गया मॉडर्न। मीन सर एक क्लासिकल फिजिक्स आ गया, एक मॉडर्न फिजिक्स आ गया। व्हाट इज अ क्लासिकल फिजिक्स एंड व्हाट इज एन अ मॉडर्न फिजिक्स? तो बच्चों जो फिजिक्स अप टू 1900 तक पढ़ाई जाती थी, उसे हम मतलब पढ़ाई नहीं जाती थी, जो भी रिसर्च जितनी भी थी चीज़ें अप टू 1900 तक है ना, या जितनी भी फिजिक्स के अंदर बातें या जितनी भी फिजिक्स है जो कहाँ तक 1900 तक की जितनी भी फिजिक्स है वो आपकी क्लासिकल फिजिक्स में आती है बच्चों। और 1900 बाद की आफ्टर 1900 के बाद की जितनी भी है वो आपकी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आती है। क्यों? क्योंकि जो क्लासिकल फिजिक्स है वो रिलेट करती है आपके मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल से, और ये रिलेट करती है आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब बहुत बड़े बड़े पार्टिकल जिनका साइज कैसा होता है, फाइनाइट। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वो पार्टिकल जो कि बहुत ही स्मॉल होते हैं, माइक्रोमीटर या मिलीमीटर्स में होते हैं। मीन्स बहुत एटॉमिक लेवल पे जब भी पार्टिकल्स की या जब भी चीज़ों की स्टडी की जाती है तो वो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आते हैं, जिसे हम क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। कैसी फिजिक्स कहते हैं बच्चों? क्वांटम फिजिक्स। इस चीज को आगे बढ़ाने वाले या लाने वाले मैं कहूँगा अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ही थे जिन्होंने इस चीज़ को, फिजिक्स की इस वर्क को कह सकता हूँ कि इजाद किया, क्वांटम फिजिक्स को पैदा किया। मोस्टली अगर मैं कहूँ तो उन्हीं का ही नाम, इसी वजह से उनको बहुत ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट दी जाती है फिजिक्स में, क्योंकि उन्होंने फिजिक्स की चीज़ें ही बदल देती है, क्रांति ले आए थे। पहले क्लासिकल फिजिक्स में जहाँ पर आप जस्ट यूनिफिकेशंस के तरीके से पढ़ते थे, यूनिफिकेशंस के तरीके से पढ़ने का मतलब है कि आप डीप और एटॉमिक लेवल पे बात नहीं करते थे। आप जो भी नेचुरल फिनोमिना होते थे वो उनको आप कुछ लॉ में डिस्क्राइब करके उन्हीं को ही आप एक्सप्लेनेशंस दे के बैठ जाते थे। लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो कि डीप जाके पढ़नी जरूरी थी, एटॉमिक लेवल पर पढ़नी जरूरी थी कि ये कैसे होती है, ये कैसे नहीं होती है। जैसे कि जब भी मास एनर्जी कंजर्वेशन की बात आती है तो क्वांटम फिजिक्स की बात आती है, जब भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात आती है तो क्वांटम फिजिक्स की बात आती है, जब भी प्लैनेट्स के रिवॉल्वेशंस की बात आती है तो एक फाइनाइट साइज है ना, तो क्लासिकल फिजिक्स की बात आएगी। गैलीलियो क्लासिकल फिजिक्स में रहेंगे, आर्यभट्ट क्लासिकल फिजिक्स के तरीके से रहेंगे।
तो जब भी इन चीज़ों की बात आती है तो क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स की बात आ जाती है। आई होप आपको ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। उसके बाद ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दैट क्लासिकल फिजिक्स क्या होती है और मॉडर्न फिजिक्स क्या होती है। कि जो 1900 तक थी, वहाँ तक जितनी भी, अब जब से भी वर्ल्ड शुरू हुआ है वहाँ से लेकर 1900 तक की जितनी भी है, उस टाइम तक एटॉमिक लेवल पर बात नहीं की जाती थी। उस टाइम तक उन्हीं ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी की जाती थी जो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, उनकी नहीं स्टडी की जाती थी जो ऑब्जेक्ट नहीं दिख रही हैं। और ये क्वांटम फिजिक्स किसकी है? एटॉमिक लेवल पर स्टडी की गई है और उन पार्टिकल्स की है जो आप इजीली देख नहीं सकते हैं। आई होप आपको क्लासिकल फिजिक्स का डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फिजिक्स डिस्क्राइब करती है। जैसे कि हाँ, अगर मैं क्लासिकल फिजिक्स के अंदर भी देखूं, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर भी देखूं तो ये जितने भी हैं, जैसे कि मैकेनिक्स, जैसे कि मैकेनिक्स हो गया आपका, ऑप्टिक्स हो गया आपका, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स हो गया आपका। थर्मोडायनेमिक्स हालांकि स्टडी ऑफ गैसेस पार्टिकल्स हैं, जिसमें कि गैसेस पार्टिकल्स, अब मैं इसको एटॉमिक लेवल पर भी बात कर सकता हूँ थर्मोडायनेमिक्स भी, लेकिन यहाँ पे हम गैसेस के पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं जो कि मूव कर रहे हैं। हम इस चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई ये, जैसे कि ये एटम्स है, हम जब इस एटम्स की बात करेंगे, इसके इस न्यूक्लियस की बात करेंगे, तो ही हम किसकी बात करेंगे? क्वांटम फिजिक्स की बात करेंगे, तो ही हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करेंगे। तो जब भी हम मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स इनकी स्टडी करते हैं वो हम क्लासिकल फिजिक्स के अंदर करते हैं। और आते आते मतलब कि जैसे जैसे आप फिजिक्स को पढ़ते रहेंगे, आपके चैप्टर आते रहेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। जैसे मैकेनिक्स में हम एक रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, किस तरीके से मूव करती है, किस तरीके से रहती है। ऑप्टिक्स में हम रेज ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम गैसेस के पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यही सभी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। तो चलिए उसके बाद शुरू करते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स, कि किस तरीके से फिजिक्स का स्कोप रहा। कि फिजिक्स का क्या क्या स्कोप है। सबसे पहले तो फिजिक्स जो होता है वो आपके नेचुरल फिनोमेना की स्टडी के हिसाब से हर चीज़ के साथ रिलेट करता है। कैसे, किस चीज़ के साथ किस तरीके से रिलेट करता है, वो सारी बातें इसमें होती हैं। अब स्कोप ऑफ फिजिक्स के अंदर मैंने बताया था दैट दो तरह की चीज़ें होती है, क्लासिकल एंड क्वांटम। तो जब आप क्लासिकल देखते हैं तो जितनी भी होती हैं थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, तो इनके हिसाब से आप इन फील्ड में स्कोप को देख सकते हैं। मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड ETC बहुत से हैं। क्वांटम में आप न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। तो स्कोप से ही है फिजिक्स का। और सबसे पहले एक बात बताऊं, जितने भी टेक्निकल वर्क जितने भी होते हैं वो सारे के सारे फिजिक्स बेसिस पे ही होते हैं। तो स्कोप इसका बेसिकली यही है कि हमारे नए नेचर के लॉ जो होते हैं वो इसी के द्वारा इजाद किए जाते हैं। और जितनी भी नई नई इन्वेंशंस होती हैं, मोस्टली इन्वेंशंस, जैसे कि मैं किस चीज़ की इन्वेंशंस की बात कर रहा हूँ, जैसे कि पंखा जो इन्वेंट हुआ है, कूलर जैसे इन्वेंट हो रहे हैं, हमारे AC जैसे इन्वेंट हो रहे हैं, हमारे अच्छे से जैसे हाइयर जो जितने भी हमारे रोबोटिक्स से जितना भी डिपार्टमेंट या रोबोट जितने इन्वेंट हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी भी हो रही है, दिस इज एन स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो ये सभी चीज़ें फिजिक्स में ही आती हैं। उसके बाद बच्चों आपका आता है रिलेशन
ऑफ फिजिक्स, कि फिजिक्स किस तरीके से कैसे कैसे किस में रिलेट करता है, हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड टू दैट। देखिए फिजिक्स बेसिकली ये आपका बायोलॉजी के साथ भी रिलेट करेगा, ये आपका कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के साथ भी रिलेट करेगा, ये आपका मैथमेटिक्स के साथ भी रिलेट करेगा, और फिजिक्स जो है मोस्टली अदर साइंस के साथ रिलेट करता है। किस तरीके से ये आपका बायोलॉजी के साथ रिलेट करेगा, किस तरीके से ये आपका केमिस्ट्री के साथ रिलेट करेगा, किस तरीके से आपका मैथमेटिक्स के साथ रिलेट करेगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये लेना चाहूँगा कि केमिस्ट्री के साथ सबसे पहले तो कैसे रिलेट करेगा। देखिए केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस की स्टडी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई भी चीज़ रिएक्ट करती है, और कोई भी चीज़ कब रिएक्ट करती है, जब उसके एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बॉन्ड बनते हैं, तो इसी से ही रिएक्शंस होती हैं। और जो बॉन्ड ब्रेकेज है, बॉन्ड बनना है, वो सारा का सारा बेसिकली क्वांटम फिजिक्स के साथ रिलेट कर जाता है, कहीं ना कहीं क्वांटम फिजिक्स इसके अंदर आ जाती है। तो इस हिसाब से केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली फिजिक्स रिलेट करती है कि कोई भी चीज़ रिएक्शन शुरू करनी है तो हम रेस से भी रिएक्शंस को शुरू कर सकते हैं, हम हीट से भी रिएक्शन को शुरू कर सकते हैं, हम कई चीज़ों से भी रिएक्शन को शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिजिक्स जो होती है वो केमिस्ट्री से रिलेट करती है। और बायो के अंदर आपने जितना भी देखा होगा कि जितने भी एक्सरेज जैसे हो गया हमारा, अल्ट्रासाउंड्स हो गया हमारा, इट कांट बी पॉसिबल विदाउट एनी फिजिक्स। ये जितने भी मशीनें होती हैं ये बिना फिजिक्स के नहीं हो सकती, और जितने भी मशीनें ये वर्क करती हैं ये फिजिक्स के लॉ के ऊपर भी वर्क करती हैं। जैसे कि फिजिक्स इज रिलेटेड टू, अगर मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी, तो अगर मैं इस शब्द को डिस्क्राइब करूं दैट व्हाट इज टेक्नोलॉजी, it is nothing just in a practical applications of a law of physics. I mean to say practical application of physics law. फिजिक्स के जितने भी लॉ होते हैं उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो होता है वही टेक्नोलॉजी होती है बच्चों। कि भाई गाड़ी जैसे मूव कर रही है वो किस तरीके से मूव, जो भी हमारा हीट इंजन्स बने हैं, जैसे कि हमारे इंजन्स, जैसे पहले रेलगाड़ियाँ कोयले के ऊपर चलती थी, रेलगाड़ियों का जो इंजन है वो बेसिकली फिजिक्स के लॉ के ऊपर ही है, और उसी का ही एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। जैसे थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर हम स्टीम इंजन की अगर हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स जो कि फिजिक्स के अंदर ही आती है, और स्टीम इंजन के बेसिस का ही, स्टीम इंजन के थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल से ही हमें बेसिकली क्या स्टीम इंजन मिला है, और वो स्टीम इंजन ही टेक्नोलॉजी है। तो इसी तरीके से बायो के अंदर जितने भी हमारे मेडिकल स्टफ होते हैं, वहाँ पे जितनी भी मशीनें यूज़ होती हैं वो सारी की सारी फिजिक्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। इसी तरीके से फिजिक्स बायोलॉजी के साथ रिलेट करता है। एंड हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड विद मैथमेटिक्स, एज बिकॉज जितने भी आपके मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस होते हैं या मैथमेटिक्स टर्मिनोलॉजी होती हैं या मैथमेटिक्स जैसे कि इंटीग्रेशंस हो गया, कैलकुलस हो गया, बहुत सी चीज़ें होती है वो सारी की सारी फिजिक्स में यूज़ की जाती है। इस हिसाब से ये सारी की सारी टर्म्स एक दूसरे के साथ रिलेट होती है। इसी तरीके से अदर साइंस के साथ भी मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में यही डिस्क्राइब किया था कि बच्चों जो भी चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे से रिलेट होती हैं, बहुत ही माइनर तरीके से वो एक दूसरे से डिस्टिंग्विश होती हैं। आई होप बच्चों सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ कमी रह गई हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा, और जितना हो सके उतना उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।